हेलो, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर। तो आज हम बात करेंगे 2 मई 2026 के करंट अफेयर, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं और उसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ के जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है देश के 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन यहाँ पे करना है। अब बात करते हैं इसमें पंचायती राज की। तो ये भारत का संवैधानिक ढांचा है जिसमें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सशक्तिकरण यहाँ पे जोड़ा गया था। इसमें हम बात करते हैं तो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित किया गया था। यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की शक्ति सीधे स्थानीय निकायों को सौंपना है। जिसमें लोकतंत्र की मजबूती की बात करें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर के नागरिकों को विकास मुख्य धारा से यहाँ पे जोड़ना है, यानी कि जो नीचे से होता है, जिले से, ग्राम स्तर से, वहाँ के जो लोग होते हैं जमीनी स्तर के, वहाँ के लोगों को, नागरिकों को मतलब मुख्य धारा से जोड़ना है। बात करते हैं आधारभूत सशक्तिकरण की। तो ये प्रणाली भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर आधारभूत मजबूती यहाँ पे देती है। इसी क्रम में बात करेंगे पंचायत रिपोर्ट कार्ड की। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट का जो है इसमें पंचायतों की जो कार्य क्षमता है उसको मापने का एक डेटा आधारित क्या टूल है, जिसमें क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही सब चीजें होती हैं। योजना का क्रियान्वयन की बात करें तो ये योजना सरकारी योजनाओं के धरातल पर प्रभावशीलता को सटीक रूप से मापता है। जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करें तो इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है ग्रामीण शासन व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना यह है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात करें तो सूचकांक के माध्यम से पंचायतों के बीच बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन यहाँ पे पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन है इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। तो प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई में इसका उद्घाटन किया है। ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसके बुनियादी ढांचे और विकास की बात करें तो प्रयागराज तक, मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर, 8 लेन तक विस्तार यहाँ पे योग्य है। फिलहाल ये 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। व्यापक कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख जिलों को जोड़ता है आपस में। समय की वजह से यहाँ पे पहले 12 से 13 घंटे लगते थे, अब ये मात्र 6 से 7 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर तय हो सकता है। सामरिक महत्व की बात करें तो शाहजहांपुर में आपातकालीन लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण यहाँ पे किया गया है। इसी क्रम में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का समग्र परिचय। तो यहाँ पे जनसांख्यिकी और प्रशासन की बात करें तो जनसंख्या में प्रथम और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर यह है। स्थापना 24 जनवरी को बनाई जाती है और राजधानी की लखनऊ है और प्रशासनिक राजधानी है जो कि है, और प्रयागराज इसकी न्यायिक राजधानी है। सीमाओं की बात करें तो 8 राज्यों और दिल्ली और नेपाल से सीमाएं बनाता है। द्विसदनात्मक विधायिका और सर्वाधिक संसदीय सीट 80 लोकसभा की सीटों और 31 राज्यसभा की सीट यहाँ पे है। राजकीय प्रतीक की बात करें तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी सारस, पलास यहाँ राजकीय पुष्प है, अशोक राजकीय वृक्ष और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का दुधवा नेशनल पार्क। नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, गोमती जैसी प्रमुख नदियां यहाँ देखने को मिलती हैं और ताजमहल, आगरा किले और फतेहपुर सीकरी यहाँ पे यूनेस्को के स्थल यहाँ पे है। इसलिए में बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग का द्वारा जारी DPI 2047 रणनीतिक रोड मैप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य जो है वो है समावेश की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो ये भारत का थिंक टैंक कहलाता है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये योजना आयोग के बदले यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। इसमें बॉटम टू अप, यहाँ पे नीचे से ऊपर दृष्टिकोण इसमें रहता है। नेतृत्व का ढांचे की बात करें तो इसमें पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा होती है। वर्तमान में सुमन मेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। मूल सिद्धांत क्या है? सहकारी संघवाद और बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर आधारित, जहां केंद्र राज्य मिलकर योजनाएं बनाते हैं। अब बात करेंगे
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे इंडिया स्टैक की बात करेंगे तो इसमें आधार, यूपीआई भुगतान और डिजी लॉकर जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। वित्तीय समावेशन की बात करें तो अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर अर्थव्यवस्था में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना यहाँ पे है। पहचान की बात करें तो यहाँ पे इस आधार के माध्यम से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बिना बिचौलियों के सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना यहाँ पे इसका, यानी कि यूपीआई से डायरेक्ट यहाँ पे भुगतान हो जाएगा, इसमें बिचौलियों का कोई काम नहीं रहेगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में देखें भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में अपनी समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति को मंजूरी दी है, तो ये है महाराष्ट्र। अब इसमें बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की तो एआई नीति की। यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो तकनीकी एकीकरण की बात करते हैं, जिसने प्रशासनिक कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और एआई विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें निवेश की बात करें 10,000 करोड़ का निवेश किया गया है और 2021 तक 1.5 लाख रोजगार यहाँ पे पैदा करना है, इसका लक्ष्य है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो राज्य में 5 एआई इनोवेशन सिटी और 6 टेक्टोरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। कौशल विकास की बात करें तो इस नीति के तहत 2 लाख युवाओं को पेशेवर 2 लाख और एआई तकनीक में प्रशिक्षित करने का यहाँ पे लक्ष्य दिया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 1 मई 1960 को स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल में तीसरा है और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। 20 प्रतिनिधात्मक विधायिका होती है, जिसमें 288 सीट विधानसभा की हैं और 78 सीट विधान परिषद की हैं। राजधानी मुंबई महाराष्ट्र की, जो कि आर्थिक राजधानी है, और नागपुर शीतकालीन राजधानी है। वो भारत क्या है, भारत की जो आर्थिक राजधानी वो भी मुंबई। बात करते हैं संसदीय प्रतिनिधित्व में द्वितीय स्थान है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। भौगोलिक विस्तृतता की बात करें तो यहाँ पे सर्वोच्च शिखर कलसुबाई और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। राजकीय पशु की बात करें तो विशाल गिलहरी यहाँ की राजकीय पशु है। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और शिवनेरी, रायगढ़ जैसे ऐतिहासिक यहाँ पे मराठा किले देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा शुरू किए गए मिशन सक्षम का संबंध किससे है? तो ये है शहरी सहकारी बैंकों का क्षमता निर्माण और गवर्नेंस सुधार से है। तो हम बात करते हैं आरबीआई की। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। इसकी भूमिका की बात करें तो इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है और अंतिम ऋणदाता जिसको कहा जाता है। इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। बात करते हैं मुद्रा प्रबंधन की, तो 1 रुपये के सिक्के या नोट, इसके अलावा जो कि 1 रुपये के जो सिक्के नोट होते हैं वो करता है वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी इसके अलावा सभी नोट विदेशी मुद्रा भंडार इसका ये संरक्षक है। बात करते हैं वित्तीय स्थिरता की, तो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित व स्थिर रखना इसका काम है। अब बात करें इसमें इसी के मिशन सक्षम की, तो ये ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में जो वित्तीय साक्षरता है और सुरक्षा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें परिचय और फोकस की बात करें तो वित्तीय संस्थानों के जो कर्मी हैं उनके कौशल विकास यानी कि स्किल हार्नेसिंग पर केंद्रित रणनीति पहल है। सुरक्षा और जागरूकता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, लोगों को बैंकिंग धोखाधड़ी और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करना इसका काम है। उन्नत प्रशिक्षण की बात करें तो बैंक कर्मचारियों को उभरती फिनटेक तकनीकों और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित, यानी कि मेन रूप से क्या है, ये जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके लिए ये मिशन सक्षम योजना लाई गई है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि भारतीय सेना के हवाई सुरक्षा नियंत्रण केंद्रों को डिजिटल बनाने से संबंधित प्रोजेक्ट आकाश खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वायु रक्षा क्षमताओं का स्वदेशीकरण और डिजिटलीकरण। अब बात करेंगे भारतीय सेना, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना का गौरवशाली ढांचा यहाँ पे भारतीय सेना को प्राप्त हुआ है। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को औपचारिक स्थापना इसकी हुई थी और प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आदर्श वाक्य है सेना का सर्वोच्च ध्येय वाक्य सेवा परमो धर्म, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद
सर्वोच्च कमान की तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ यानी कि सर्वोच्च कमांडर हो सकता। और वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा जो घटक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय एक्टिव सेना है, इंडियन आर्मी है। अब बात करें इसके बाद प्रोजेक्ट आकाश जो कि इंडियन आर्मी का ये भारतीय सेना का है, तो वायु रक्षा प्रणालियों का डिजिटल एकीकरण और सशक्तिकरण। इस परियोजना का उद्देश्य है कि जो भारतीय सेना के हवाई रक्षा नियंत्रण केंद्रों को पूरी तरह से डिजिटल और एकीकृत करना है। स्वदेशी निर्माण की बात करें तो इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और कार्यप्रणाली की बात करें तो सेना को एक व्यापक हवाई चित्र देता है, जिससे दुश्मन के विमानों या ड्रोन्स को ट्रैक करना त्वरित यानी कि जल्दी हो जाता है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो निचले स्तर के जो हवाई क्षेत्र की निगरानी है उनको मजबूत करना, युद्ध के मैदान में हथियारों के बीच सटीक समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना इसका काम है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क और विश्व स्तरीय आर्कड अनुभव का केंद्र का विभाजन कहाँ किया? तो ये किया है सिक्किम यानी कि गंगटोक सिक्किम का। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे सिक्किम के बारे में। तो भारत का पहला जैविक राज्य और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमाएं हैं सिक्किम की, जिसमें हम बात करते हैं प्राकृतिक धरोहर की तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है यहाँ पर स्थित है, जो कि एक यूनेस्को मिश्रित धरोहर स्थल है। ठीक, अब बात करें इसमें पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है, जो 100% ऑर्गेनिक राज्य है, जहाँ जो फसलें होती हैं कृषि में इससे संबंधित उनमें रसायनों का यानी केमिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता है। बात करते हैं सामरिक सीमा की तो एकमात्र राज्य जो तीन देश नेपाल, चीन और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और संवैधानिक स्थापना की बात करें तो 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 22वां राज्य बना था। अब देखेंगे इसी क्रम में स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क की, जो कि सिक्किम में इसका उद्घाटन हुआ है। स्थापना की सिक्किम के रंगपो में स्थित राज्य के स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर किया गया। आर्किड अनुभव केंद्र की बात करें तो यहाँ पर राज्य के राजकीय पुष्प जो कि नोबल डेंड्रोबियम और अन्य दुर्लभ प्रजाति हैं उनका विश्व स्तरीय केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। पर्यटन की बात करें तो स्थानीय वनस्पतियों का संरक्षण करना और इको टूरिज्म का वैश्विक स्तर का बढ़ावा देना है इसका पर्यटन की व्यवस्था है। यहाँ पे सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यहाँ पे जो पार्क है ये वाला सिक्किम का समृद्ध जैव विविधता और शांतिपूर्ण संस्कृति के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में विकसित किया गया है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें बात की है किस यूरोपीय देश ने वर्ष 2050 तक जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह समाप्त करने की फेज आउट योजना पेश की है? तो ये की है फ्रांस ने। अब अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 का सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को। ये पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार। अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार किस देश के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है बांग्लादेश के साथ, नहीं ये की है भूटान के साथ। तो IRCTC द्वारा शुरू की गई ट्रेन भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और धार्मिक पर्यटन को मजबूत करेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी भूटान के बारे में, जो कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन इसको कहा जाता है। यहाँ पे बात करें तो राजधानी इसकी थिम्पू है ये, और संवैधानिक तंत्र के साथ साथ इसको ड्रग यूल भी कहा जाता है। भारत के साथ सीमा की बात करें तो ये भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 699 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करता है। और अनोखा सूचकांक की बात करें तो यहाँ पे दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है भूटान, जो आर्थिक विकास के बजाय सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का उपयोग करता है। ओके, बात करते हैं पर्यावरण और संस्कृति की, तो आधिकारिक धर्म वज्रयान बौद्ध धर्म यहाँ का है और दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश बन गया है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर आज के। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम थी, जो कि पहला है विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे। ये एक इसका उद्देश्य क्या है, ये टूना मछली है, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
टूना मछली कई देशों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। बात करते हैं इस वर्ष के थीम की, तो सतत भविष्य के लिए टूना का संरक्षण। और दूसरा जो दिवस है वो मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। अब इसके बारे में एक खास बात यह है कि ये हर दिवस, ये जो दिवस है हर साल क्या है, पहले मंगलवार को मनाया जाता है मई के, लेकिन साल 2026 में आज बल्कि इस साल 5 मई को ये पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, मई की शुरुआत में ही, जैसे कि 2 मई को भी इसको स्टार्ट कर देते हैं मनाना, यानी कि जागरूकता फैलाना, इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है अस्थमा की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसकी देखभाल में सुरक्षा लाना। थीम इस वर्ष की है अस्थमा शिक्षा सशक्त बनाती है। ओके, अब बात करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर है इसका राजीव कुमार। भारत के वर्तमान यानी कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने 15 मई 2022 को पदभार ग्रहण किया था। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल कुछ 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा उसके दौरान ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराती है। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज से हमने क्या करा है, 3 यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी और भूगोल के हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप कमेंट में कर सकते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है आज का, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो संगम है मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो वो कौन सा संगम उसका है? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।